स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है। कंसाइनमेंट अकाउंट में जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कंसाइनमेंट में दो पार्टी होते हैं, पहला कंसाइनर और दूसरा कंसाइनी। तो हमको दोनों के बुक में देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का मतलब जिसने भी माल भेजा है, जिसने माल भेजा है, मतलब ये ऑनर होता है, ये ऑनर होता है। दूसरा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अब दोनों के बुक में देखना है कि क्या एंट्री बनेगा। तो सबसे पहले जो कंसाइनर होता है वह यहाँ से अपने यहाँ से गुड्स को सेंड करता है, ठीक है। वह गुड्स को सेंड करता है किसके पास? कंसाइनी के पास। तो जो पहला एंट्री होगा वह इसी बात का होगा कि उसने जो गुड्स को सेंड किया उसके लिए क्या बनेगा। इसको बोलते हैं व्हेन goods sent on consignment। इस केस के लिए क्या जर्नल एंट्री होगा? तो इस केस में जो गुड्स सेंड करने वाला होता है वह कंसाइनर होता है, वह कंसाइनर होता है। तो यह जो जब सेंड करेगा तो अपने यहाँ एक अलग अकाउंट खोलेगा जिसका नाम है कंसाइनमेंट, और सारा एंट्रीज वह इसी अकाउंट के मार्फत से करेगा, इसी अकाउंट में करेगा, कंसाइनमेंट में ही। तो कंसाइनमेंट में जब करेगा तो ये कोई भी एक्सपेंसेज हो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक्सपेंसेज हो उसको डेबिट किया जाता है, और कोई भी इनकम हो उस इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो जितने भी एक्सपेंसेज हो उसको अलग अलग नाम ना दे करके एक ही नाम हम लोग कंसाइनमेंट में करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं और वह है कंसाइनमेंट। तो जब भी यहाँ से गुड्स को सेंड किया जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि एंट्री बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू goods sent on consignment account, goods sent on consignment account। यह एंट्री तब बनेगा जब यहाँ से गुड्स को भेजा जाएगा, ठीक है। अब अगर यह कॉस्ट पे भेजा गया है, कॉस्ट पे, ठीक है, तो ये बनाएंगे और अमाउंट में कॉस्ट जितना कॉस्ट होगा उसको लिखा जाएगा, मतलब पर यूनिट कॉस्ट इनटू जितना पीस उसके पास भेजा जाता है अमाउंट वाला में वह डालेंगे। और कंसाइनी के बुक में इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि वह इससे कोई भी रिलेटेड नहीं है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि अगर यह कंसाइनमेंट पे भेजा गया माल इनवॉइस प्राइस पे भेजा गया है, मतलब दाम बढ़ा करके भेजा गया है, तो जितना दाम हम लोग बढ़ाए हुए रहते हैं उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। तो इसका एंट्री जो होगा सीधा रिवर्स कर देंगे। अब क्या है, ध्यान रखना है कि अगर कंसाइनी ने किसी प्रोडक्ट को रिटर्न किया, चाहे जिस वजह से भी हो सकता है कि वह बेकार चला गया हो, टूटा फूटा हो, वह यूज करने लायक नहीं हो, वह सेल नहीं हो सकता है, इस तरह का प्रोडक्ट उसके पास भेजा गया हो, तो वह उसको रिटर्न करेगा। तो उस केस में भी इसका रिवर्स एंट्री बनेगा। एंट्री क्या बनेगा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू
कंसाइनमेंट अकाउंट। ध्यान रखना है, जब भी कंसाइनी ने हमारे माल को रिटर्न किया या फिर हमने इसको इनवॉइस प्राइस पे भेजा था, तो जितना इनवॉइस प्राइस है, जितना उस पर लोडिंग है, उतना से एंट्री को रिवर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए भी कंसाइनी के बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगा। तीसरा, कंसाइनर ने इस प्रोडक्ट को भेजते समय एक्सपेंस किया था, चाहे वह इंश्योरेंस का हो, वह ट्रांसपोर्टेशन का हो, या फिर कोई और एक्सपेंस हो। तो चाहे जिस एक्सपेंस को भी इसने किया हो, इसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनर्स एक्सपेंस, मतलब कंसाइनर के द्वारा किया गया एक्सपेंस। तो जब भी कंसाइनर ने कोई एक्सपेंस किया है तो उसके लिए एंट्री हम लोग बनाएंगे। यह तो एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, तो कंसाइनर्स अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, अगर उसने कैश में किया है तो लिखेंगे कैश, अगर उसने चेक से किया है तो लिखेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, चूंकि यह एक्सपेंस कंसाइनर ने किया है तो इसका एंट्री भी कंसाइनी के बुक में नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है कि हो सकता है कि यह कंसाइनर कुछ एडवांस के लिए, कुछ एडवांस लेने के लिए कंसाइनी को बोल सकता है कि भाई कुछ एडवांस दो। तो हो सकता है कि यह एडवांस कंसाइनी ने कैश के रूप में दे, चेक के रूप में दे, या फिर बिल दे। ठीक है, यह एडवांस, जैसे कि 100 रुपये का माल उसके पास भेजा तो 20 रुपया उससे एडवांस पहले ही ले लिया जाता है। तो इस केस में क्या एंट्री बनेगा? जब वह एडवांस के रूप में लेगा तो क्या एंट्री बनेगा? तो जब वह एडवांस लेगा किससे? कंसाइनी से, when advance received from कंसाइनी। ठीक है, जब हम लोग कंसाइनी से एडवांस रिसीव करते हैं, अगर मैंने उससे कैश लिया तो मेरे पास कैश आया, तो रूल याद है कि जब भी मेरे पास कुछ आता है तो उसको डेबिट करते हैं। कैश आया तो कैश को डेबिट करेंगे, अगर उसने हमको चेक दिया तो बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक में ट्रांसफ़र किया बैंक को डेबिट करेंगे, अगर उसने हमको बिल दिया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे यह अमाउंट हमको मिला किससे? तो कंसाइनी से मिला। किससे मिला? कंसाइनी से। तो यहाँ पे लिखना है टू कंसाइनी अकाउंट, टू कंसाइनी। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ कंसाइनी की जगह पे आपके क्वेश्चन में जो नाम दिया रहे कंसाइनी का वही नाम लिखेंगे। अगर रमेश, महेश, सुरेश कोई भी हो तो उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इस बात का एंट्री कंसाइनी के बुक में भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंसाइनी ने ये वाला अमाउंट इसको पेड किया है। किसको पेड किया? कंसाइनर को। तो इसके यहाँ से तो कैश गया या फिर जो भी दिया, बिल दिया, बिल गया। तो यह किसको दिया? कंसाइनर को। इसने दिया कंसाइनर को, तो कंसाइनर हो गया रिसीवर। रूल याद है कि इसके हिसाब से सोचे तो कंसाइनर हुआ रिसीवर। रूल है डेबिट द रिसीवर, तो हमें क्या करना है? कंसाइनर को डेबिट करना है। तो एंट्री बनाएंगे कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश, अगर बैंक से देगा तो बैंक, या फिर बिल देगा तो बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या बिल पेएबल जो भी है वो कर देना। उसके बाद अब क्या है कि कंसाइनी ने प्रोडक्ट को रिसीव करते समय या उसके बाद कोई भी एक्सपेंस किया है। कंसाइनी ने प्रोडक्ट को रिसीव करते समय या उसके बाद कोई भी एक्सपेंस किया है।
इस कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए, तो ये सारा एक्सपेंस किसका होगा, कंसाइनर का माना जाएगा। ठीक है, चूंकि कंसाइनर अभी यहाँ पे करने एक्सपेंस आ नहीं रहा है, तो उसके बदले में कंसाइनी करेगा। ठीक है, और ये सारा अमाउंट कंसाइनर से वह वापस बाद में लेगा। तो इस केस के लिए फॉर एक्सपेंसेज पेड बाय कंसाइनी, ठीक है, कंसाइनी ने क्या किया, एक्सपेंस पेड किया। तो जब उसने एक्सपेंस पेड किया तो यह किसके लिए पेड किया, कंसाइनर के लिए। मतलब ऐसा माना जाएगा कि इतना रुपया उसने कंसाइनर को दे दिया, क्योंकि बाद में सारा पैसा तो कंसाइनी के पास ही आना है, जितना भी सेल करेगा वो सारा पैसा कंसाइनी के पास ही आना है। तो ऐसा माना जाएगा कि जितना भी एक्सपेंस किया उतना पैसा उसने कंसाइनर को दे दिया। इसलिए एंट्री बनेगा कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट। यहां भी ध्यान रखना है, कंसाइनर के जगह पे कंसाइनर का जो नाम क्वेश्चन में दिया रहे वह नाम लिखेंगे। टू कैश अकाउंट, अगर यह कैश में करेगा तो कैश, बैंक से करेगा तो बैंक अकाउंट। अब क्या है कि इसके बुक में भी होगा, कंसाइनर के बुक में भी, चूंकि यह एक्सपेंस कंसाइनर के लिए ही किया गया है कंसाइनमेंट बिजनेस में, तो यह कंसाइनर का ही एक्सपेंस है। लेकिन इसने एक्सपेंस नहीं किया, एक्सपेंस किया कंसाइनी ने। तो यह एक्सपेंस हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से, कंसाइनमेंट बिजनेस की वजह से, इसीलिए लिखा जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। टू किसने एक्सपेंस किया, कंसाइनी ने, तो यहाँ पे कंसाइनी का नाम लिखेंगे, टू कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, अब एक्सपेंस हो गया, अब बारी आती है सेल करने की। जब कंसाइनी ने इन सारे प्रोडक्ट को सेल कर दिया, तो जब वह सेल करेगा तब क्या एंट्री बनेगा, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, हमारे साथ जुड़े रहें। और आपको जो भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, हमें कमेंट करें, हमसे जुड़े और उसका सॉल्यूशन पाएं। तो अब हम बात करते हैं छठा एंट्री। क्या है कि जब कंसाइनी ने सेल कर दिया, जब कंसाइनी ने सेल किया, तो जब कंसाइनी ने सेल किया फॉर सेल, जब सेल होता है उस समय क्या होगा, उस समय कंसाइनी के पास, उस समय कंसाइनी के पास पैसा आएगा। किसका पैसा आएगा, तो कंसाइनर का आएगा। क्यों कंसाइनर का आएगा, क्योंकि यह जो प्रोडक्ट था, यह जो गुड्स था, यह कंसाइनर का था, इसीलिए जो पैसा आएगा वह कंसाइनर का होगा। मतलब कंसाइनर के बिहाफ पे कंसाइनी सेल कर रहा है, तो इसीलिए इसके पास रिसीव होगा। तो इसके पास पैसा आया तो एंट्री बनेगा कैश। अगर इसको बैंक से मिला तो बैंक अकाउंट। अगर इसने क्रेडिट सेल किया है, ठीक है, अगर इसने क्रेडिट सेल किया है, तो क्रेडिट सेल किया है तो ये जो डेटर्स होगा, डेटर्स ऑफ कंसाइनर, इसको डेबिट करना है। ठीक है, उसके बाद टू किसके लिए रिसीव किया, तो कंसाइनर के लिए, टू कंसाइनर्स अकाउंट। ठीक है, टू कंसाइनर्स अकाउंट। अब क्या करना है,
इसके बुक में, कंसाइनर के बुक में, इसके बुक में क्या होगा कि जितने का सेल हुआ, ठीक है, उतना रुपया से ये जो कंसाइनी है, कंसाइनर का डेटर्स हो जाता है, क्योंकि उतना रुपया कंसाइनर कंसाइनी से लेगा फ्यूचर में। तो यहाँ पे हम लोग डेटर बनाते हैं इसको, किसको, तो कंसाइनी को। तो एंट्री बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। चूंकि मेरा ये इनकम था, जानते हैं कि इनकम को हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं, और ये इनकम कंसाइनमेंट बिजनेस का था, इसलिए हमने कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कंसाइनर के बुक में बना और ये कंसाइनी के बुक में बना, ठीक है। अब क्या है कि सारा प्रोडक्ट सेल हो गया, ठीक है, सारा प्रोडक्ट सेल हो गया। अब जितना भी सेल हुआ है उसके हिसाब से जो भी उन लोगों में रेट पहले तय हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उस रेट के हिसाब से कंसाइनी अपना कमीशन काटेगा। क्योंकि पैसा तो इसी के पास था, तो अपना ये कमीशन काटेगा। किससे काटेगा, तो कंसाइनर से। तो यहाँ एंट्री बनाएंगे फॉर कमीशन। ये जो बनेगा ये कमीशन के लिए बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे, तो कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। अब इस कमीशन को यह अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री बनाएगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब इस कमीशन के लिए इसके बुक में क्या एंट्री बनेगा, कंसाइनर के बुक में, ठीक है। तो कंसाइनर के लिए तो ये एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस को डेबिट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसका कमीशन था, कंसाइनी का, टू कंसाइनी अकाउंट। ये हुआ कमीशन के लिए। प्रॉफिट में लॉस में ट्रांसफर करने के लिए कोई नहीं बनाएगा। उसके बाद हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी स्टॉक बच गया है, कोई भी स्टॉक बचा हुआ है इसके पास, कंसाइनी के पास कोई भी स्टॉक हो, तो उस स्टॉक के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी एंट्री बनाएगा। लेकिन कौन बनाएगा, कंसाइनर। कंसाइनी इस क्लोजिंग स्टॉक के लिए कोई भी एंट्री नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि कंसाइनी ने इस स्टॉक को रिसीव करते समय भी कोई एंट्री नहीं बनाया था, इसलिए अब क्लोजिंग स्टॉक के समय भी कोई एंट्री नहीं बनाएगा। अब जो एंट्री बन रहा है वह बनेगा फॉर कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है। जो स्टॉक बच गया मेरे पास वो मेरा अभी इनकम ही है, क्योंकि वो फ्यूचर में इनकम होगा। तो जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ होता है, उसको क्रेडिट साइड दिखाते हैं, इसमें भी क्रेडिट साइड ही दिखाएंगे। तो एंट्री क्या बनाएंगे, तो एंट्री बनाएंगे कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। इस स्टॉक के लिए इसके बुक में कोई भी एंट्री नहीं बनेगा, कंसाइनी के बुक में कोई भी एंट्री नहीं बनेगा। तो अब स्टॉक भी हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस जर्नल एंट्री को पूरा चेक करना है, ठीक है। कंसाइनर के बुक में पूरा चेक करना है। अब चेक करते समय ध्यान रखना है
कि कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल कितना है। सिर्फ ध्यान रखना है जहाँ जहाँ कंसाइनमेंट लिखा हो उसी का टोटल एक जगह कर लेंगे, ठीक है। और डेबिट का टोटल एक जगह कर लेंगे, ठीक है। इसका टोटल एक जगह करना है, इसका टोटल एक जगह करना है। अब दोनों में डिफरेंस निकालना है। याद रखना है कि अगर कंसाइनमेंट अकाउंट का क्रेडिट वाला बैलेंस ज़्यादा होता है, क्रेडिट वाला बैलेंस ज़्यादा होता है तो ये प्रॉफिट कहलाएगा, ये प्रॉफिट कहलाएगा। अगर डेबिट वाला बैलेंस ज़्यादा हो तो ये लॉस कहलाता है, ठीक है। प्रॉफिट कब होगा? जब क्रेडिट वाला बैलेंस ज़्यादा हो। लॉस कब होगा? जब डेबिट वाला बैलेंस ज़्यादा हो। अब हम यह मानते हैं कि मेरा प्रॉफिट हुआ है, मतलब क्रेडिट वाला बैलेंस ज़्यादा हुआ है और डेबिट वाला बैलेंस कम हुआ है। तो जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के लिए हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे फॉर प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। जब प्रॉफिट हो उसके लिए जर्नल एंट्री बनेगा। करना क्या है कि जब क्रेडिट ज़्यादा हो तो मतलब डेबिट बैलेंस कम है, तो इसके लिए जितना डिफरेंस आएगा उससे कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब प्रॉफिट हो क्या करना है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर यहीं पे डेबिट वाला बैलेंस ज़्यादा हो जाए, मतलब लॉस हो, तो लॉस होने पर इसका रिवर्स एंट्री कर देंगे और एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये प्रॉफिट और लॉस का एंट्री कंसाइनी के बुक में नहीं होगा, ठीक है। तो कंसाइनर के बुक में होगा लेकिन कंसाइनी के बुक में इसका एंट्री नहीं होगा। अब हमें कंसाइनी का फाइनल हिसाब करना है कि कंसाइनी से हमें कितना पैसा लेना है या फिर उसको कितना देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो कंसाइनी का अकाउंट जितना बार खुला हुआ है उसको चेक करेंगे और चेक करेंगे कि डेबिट साइड ज़्यादा है उसका या फिर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब कंसाइनी के अकाउंट में डेबिट ज़्यादा है या फिर क्रेडिट ज़्यादा है। कंसाइनी के अकाउंट को जितना बार हम लोग डेबिट किए हैं, कंसाइनी अकाउंट जितना बार डेबिट किए हैं उसको एक जगह टोटल करेंगे, जितना बार क्रेडिट किए हैं उसको एक जगह टोटल करेंगे। अगर कंसाइनी अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो मतलब उतना रुपया हमको उससे लेना है, जितना ज़्यादा होगा और हमेशा यही ज़्यादा होगा। कुछ अपवाद को छोड़ दे तो हमेशा डेबिट वाला ही कंसाइनी का ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा होगा उतना रुपया हमको उससे कंसाइनी से लेना है। फॉर फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट के लिए एंट्री क्या बनाएंगे? लास्ट में उससे जो भी लेना है वो ले लेंगे तो एंट्री बनाएंगे। अगर वह कैश हमको देगा तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर वह चेक देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर वह बिल देता है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर लेना है। उसके बाद टू कंसाइनी, अब कंसाइनी का अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इसके साथ ही ये वाला एंट्री किसके बुक में बनाएंगे? क्योंकि ये भी फाइनल पेमेंट किया है तो इस बात का एंट्री कंसाइनी के बुक में भी बनेगा। तो इसने किसको दिया? कंसाइनर को, कंसाइनर को दिया तो कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट, इसको भी निकालने के लिए वही करेंगे। कंसाइनर का टोटल डेबिट एक जगह चेक करना है, टोटल क्रेडिट एक जगह चेक करना है। जितना क्रेडिट ज़्यादा होगा उतना ही पेमेंट हमें करना होगा। कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू
कैश में करे तो कैश, चेक करे तो बैंक, और बिल दे तो बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट, यह बनाना है कंसाइनी के बुक में। ठीक है। अब एक और एंट्री रह जाता है, जो हमने गुड्स सेंड किया था उसके यहाँ, कंसाइनी के यहाँ, तो उस समय हमने एंट्री बनाया था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो सारा अकाउंट क्लोज हो चुका है सिवाय एक अकाउंट के, जिसका नाम है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अब उसको भी क्लोज कर देते हैं। तो जितना गुड्स हम उसके पास भेजे हुए रहते हैं उसको डेबिट कर देना है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना है। ट्रेडिंग अकाउंट में, जो कि मेरा मेन बुक होता है मेरे मेन बिजनेस का, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेना है। इसके बुक में इस बात का कोई एंट्री नहीं बनेगा। तो आज हमने सीखा इसमें पूरा एंट्री, जर्नल एंट्री बनाना। अब इसमें जो हमने एक्सपेंसेज डाला है उस एक्सपेंसेज में हमने सिर्फ बात किया है नॉर्मल एक्सपेंस या फिर नॉर्मल लॉस की। ठीक है, नॉर्मल लॉस या फिर एक्सपेंस। एक टाइप का और लॉस होता है जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। अब ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? तो ये जो एबनॉर्मल लॉस होता है ये हमेशा नहीं होता है, मेरे बिजनेस की वजह से नहीं होता है। जैसे हमने उसके यहाँ माल जो भेजा था उस गोदाम में आग लग गई, उस गोदाम में आग लग गई। तो आग जो लगना है वह हर साल नहीं लगेगा, जितना बार गुड्स भेजेंगे उसके पास उतनी बार नहीं लगेगा। जो चीज़ें बार बार ना होती हो, जो चीज़ें बार बार ना होती हो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जो चीज़ें बार बार होंगी वो नॉर्मल लॉसेज, और जो चीज़ें बार बार नहीं होंगी उसको एबनॉर्मल लॉसेज। तो इस टाइप का जो लॉस होगा उसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। और इस तरह का जो एबनॉर्मल लॉस है इसको हम लोग लॉस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यह हमेशा नहीं होगा, तो इसीलिए इस लॉस को कंसाइनमेंट पर ना दिखा करके हम अपने मेन बुक में दिखाते हैं लॉस में। ठीक है। तो इसके लिए एंट्री बनाएंगे, एबनॉर्मल लॉस के लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। ध्यान रखना है जिस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस हो उस क्वेश्चन में ही एबनॉर्मल लॉस निकालने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारा अकाउंट यहीं पे क्लोज हो जाएगा। इससे ज़्यादा कोई एंट्री नहीं बनाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगले स्टेप में एबनॉर्मल लॉस दिया हो तो उसको दिखाने के लिए हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये लॉस बार बार नहीं होना है, लेकिन मेरा स्टॉक जो है वो तो कम हो गया, तो इसलिए कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दिए। चूँकि ये सेल नहीं हुआ था इसलिए मेरे पास कैश नहीं आया, या फिर कंसाइनी से नहीं लेना है, इसीलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस बात का एंट्री इसके बुक में नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये मेरा सारा एंट्री था। अब रहा बात कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को या फिर कंसाइनमेंट स्टॉक को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे पता कि इतने रुपए का कंसाइनमेंट स्टॉक बचा हुआ है। तो ध्यान रखना है, यह निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसके लिए वर्किंग नोट करेंगे, इसके लिए वर्किंग नोट्स करेंगे। वर्किंग नोट्स में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक,
कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है, अब इस कंसाइनमेंट स्टॉक का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है कॉस्ट ऑफ स्टॉक। जो भी स्टॉक बचा हुआ है उसका कॉस्ट क्या है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर पर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ था भेजते समय तब तो आसानी से निकल जाएगा। जितना यूनिट बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है पर यूनिट कॉस्ट से। अगर पर यूनिट कॉस्ट नहीं दिया है तो क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो मेरे पास स्टॉक रिमेन रह गया है। जो मेरे पास स्टॉक बच गया है, फिर जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया है उसको उससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है टोटल स्टॉक्स। टोटल स्टॉक मतलब जो हमने उसके पास सेंड किया था, टोटल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, जो हमने उसके पास माल भेजा था जितना, उससे डिवाइड कर लेंगे तो मेरा निकल जाएगा कॉस्ट। अब इसमें प्लस करना है, इस कॉस्ट में प्लस कर देना है कंसाइनर का एक्सपेंस। इसमें प्लस करना है कंसाइनर्स का एक्सपेंस। ध्यान रखना है, इसको भी निकालने का फॉर्मूला वही है। यहाँ टोटल कॉस्ट के बदले में टोटल कंसाइनर का एक्सपेंस हो जाएगा, टोटल कंसाइनर्स एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना वही स्टॉक जो रह गया है इनटू कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक डिवाइड करना है टोटल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, ये कंसाइनर का एक्सपेंस हो गया। अब इसमें एक और चीज प्लस होगा। क्या प्लस होगा, तो अगर कंसाइनी ने उस गुड्स की डिलीवरी लेते समय कोई भी एक्सपेंस किया है उसको हम लोग ले लेंगे, प्लस कंसाइनी का एक्सपेंस। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ वही लेना है, इसमें सिर्फ वही लेना है जो कंसाइनी ने डिलीवरी लेते समय एक्सपेंस किया था। उसके बाद का कोई भी एक्सपेंस इसमें नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर कंसाइनी ने डिलीवरी लेते समय कोई भी एक्सपेंस नहीं किया था तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला वही, टोटल कंसाइनीज एक्सपेंस, टोटल कंसाइनीज एक्सपेंस। ध्यान देना है, टोटल कंसाइनिंग एक्सपेंस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंस को नहीं लेना है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंस को नहीं लेना है। ओनली किसको लेना है, जो रिसीव करने में उसको लगा था, जो रिसीव करने में एक्सपेंस लगा था उसका, उसको लेना है। फिर से वही कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक बाय टोटल गुड्स रिसीव्ड। ध्यान रखना है कि जितना उसके पास माल पहुंचा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रास्ते में भी गुड्स का नुकसान हो जाता है, टूट फूट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, सूख जाता है, तो उसको हटा देना है। तो टोटल गुड्स रिसीव्ड। अब इन सब को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो मेरा निकल जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक। जो टोटल आएगा इसको बोलेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है, जो टोटल होगा इसको बोलेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक। अब क्या करना है, एक चीज और देख लेना है कि अगर किसी भी वस्तु का नुकसान जो हमने उसके पास भेजा था, अगर उसमें से किसी भी वस्तु का नुकसान रास्ते में हो जाता है, अगर रास्ते में
हो जाता है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो जो वर्किंग नोट करेंगे इसमें लिखना है कैलकुलेशन ऑफ लॉस इन ट्रांजिट। ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट। अब लॉस इन ट्रांजिट को कैसे निकालना है, रास्ते में कितने का माल नुकसान हुआ है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले लेना है उस वस्तु का कॉस्ट, जितना पीस नुकसान हुआ है उसका कॉस्ट, उसमें प्लस कर लेना है कंसाइनर का एक्सपेंस, कंसाइनर्स एक्सपेंस। ध्यान रखना है जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन किया था और उसमें जो कैलकुलेशन किया था कॉस्ट जैसे निकाले थे, जैसे कंसाइनर का एक्सपेंस निकाले थे, वैसे ही इसमें भी निकालेंगे। उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देना है तो मेरा निकल जाएगा लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट, रास्ते में जो नुकसान हुआ है ये निकल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा कैलकुलेशन ये सीखना है कि एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे। एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना है जो एबनॉर्मल लॉस होगा उसको भी निकालने का मेथड वही है जो हमने अभी कंसाइनमेंट स्टॉक को निकाला था। तो एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए फिर से वही करना है कि कॉस्ट लेना है, कंसाइनर का एक्सपेंस लेना है और साथ में लेना है कंसाइनी का एक्सपेंस। ठीक है, उसमें कंसाइनी का एक्सपेंस भी लेना है और कंसाइनी का एक्सपेंस वही लेना है जो उसने माल को छुड़ाने में किया था। तो इस तरह से कंसाइनमेंट चैप्टर में ये जो कैलकुलेशन करते हैं और जो एंट्री बनाते हैं ये यही तक है। दूसरा, अब इसमें एक टॉपिक रह गया है कंसाइनमेंट का लेजर बनाना, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना। तो कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री से जैसे हम लोग बनाते हैं लेजर वैसे बना सकते हैं, या फिर अगर सिर्फ हमको क्वेश्चन में कहे कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए, जर्नल नहीं बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। देखिए बहुत ही इजी है। इसको बनाने के लिए जैसे कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, ऊपर हेडिंग वही, इसमें वही पार्टिकुलर्स, इसमें लिखना है अमाउंट, इसमें लिखना है पार्टिकुलर्स अमाउंट, इस साइड क्रेडिट लिखना है, इस साइड में डेबिट लिखना है, हेडिंग देना है कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अब बहुत ही इजी है। जितना माल हमने उसके पास भेजा था, किसके पास, कंसाइनी के पास, तो यहाँ पे लिख देना है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट वाला में जितने का माल हमने भेजा था टू, अब क्या है, कंसाइनर ने जो भी एक्सपेंस किया था, कंसाइनर ने जो भी एक्सपेंस किया था उसको यहाँ पे लिख देना टू कैश बैंक, जिस माध्यम से भी उसने किया था उसको लिख देना, जिस जिस मद में किया था उस सबको यहाँ पे लिख करके तब टोटल कर देना है। ठीक है, उसके बाद कंसाइनी ने जो किया था वह लिख देना है टू कंसाइनी अकाउंट, जिस जिस मद में किया था कंसाइनी ने उसका टोटल कर देना है। कंसाइनी का जो कमीशन होगा उसका भी टोटल कर देना है, लिख देना है। इसी तरह से अब क्या करना है, जो हमारा सेल हुआ है वो मेरा इनकम है, हमेशा इनकम को क्रेडिट में ही दिखाते हैं, तो इस इनकम को इस साइड दिखाएंगे, लिखेंगे बाय जो मेरा कंसाइनी है उसका नाम कंसाइनी
अकाउंट, जितने का सेल किया हो गया। उसके बाद अगर कोई स्टॉक बचता है उसको लिख लेना है बाय कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, इसको लिख लेना है। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है, इसको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, लेजर को बैलेंस कर देना है। ध्यान रखना है अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो तो लॉस। माना कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, लिख देना है टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगर यही चीज लॉस हो जाए तो इसको इधर दिखा देना है। तो इस तरह से हम कंसाइनमेंट अकाउंट बिना जर्नल एंट्री बनाए हुए ही लिख सकते हैं। इसके अलावे इसमें कोई भी नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है जो हमने माल भेजा, जो कंसाइनर ने एक्सपेंस किया, जो कंसाइनी ने एक्सपेंस किया, जो हमारा सेल हुआ, जो मेरा स्टॉक रह गया है, जो मेरा स्टॉक रह गया है, जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, और इसके बाद इसको बैलेंस करके प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। तो इस तरह से मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और किसी भी टॉपिक में भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डायरेक्ट मिले या हमको कमेंट करें। पूरी कोशिश हमारी होगी कि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।